सोचे थे आज भाषण नहीं देंगे, लेकिन पता चला कि हमारी एक छोटी सी स्टूडेंट बोली है, बोले हमको तो जाना ही है उनका स्टोरी सुनने के लिए, और मम्मी से जिद करके आई है। मेरी जगह पर बैठी आराम से। हाँ, तो एक स्टोरी जो था बचपन, हम लोग जब बच्चे थे तो कहते कि कोई कहानी सुनाइए। अब आज के तो लोग बोलते नहीं, कहते मोबाइल दीजिए अंकल। अभी तो पहले लोग बोलते थे अंकल कहानी सुनते। हाँ, कुछ भी याद नहीं है तो बोले एक था राजा, यही सब बात जब मस्ती में, तो राजा एक रानी, फिर मर गए तो ये हो गए। तो हम लोग अंत तक परेशान जब हो जाते तो कहते एक था राजा एक था रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो राजा की बात हो रही है, तो जापान में हम एक महल में गए, राजा के महल। देखो स्टोरी बोलना भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी सीखो। देखो कहाँ से बात कहाँ लाके पटक दी। बोलना तो मुझे राजा के बारे में ही था। तो हमने सोचा कि वो पूछा उन्होंने कि आप हिरोशिमा चलिए हमारे साथ। हिरोशिमा जानते हो तुम लोग? जानते ही नहीं, सभी जानते हैं। हिरोशिमा एक भावनात्मक चीज है। वहां पे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी यादगार फोटो और सब बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी भावनाओं से, जापानियों की भावनाओं से जुड़ी बहुत गहरे से। क्योंकि वो एक ऐसा काला धब्बा था मानवता पर जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला। जो उस समय जो जन्म गए या जिन पर न्यूक्लियर अटैक हुआ, वो तो जो परेशान हुए ही, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के आगे हुआ। आज भी वहां पे कुछ लोग उस न्यूक्लियर उसके शिकार हैं, आज की पीढ़ी में भी। जो 45 में शायद हुआ था, वहां से लेकर आज तक चला है। तो उसको लेकर के वो लोग काफी गंभीर है। उन्होंने हमसे कहा कि हम उनसे कहा कि आपको एक दिन वहां ले चलेंगे, लेकिन वहां पे भयंकर गर्मी थी सब, जिससे हम लोग पहुंचे थे। तो पहली बात तो ये थी, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमने कहा कि अगर मान लो उतना दूर नहीं गए तो ओकायामा थे ना उस समय, ओकायामा में बोले कि कहाँ आप लोग मतलब और क्या है यहाँ पे? तो बताया यार राजा का महल है। तो हमारे अंदर जो छोटा सा बच्चा है वो राजा सुनते ही खुश हो गया, बोला राजा का महल, राजा वाली कहानी। तो हमने सोचा कि राजमहल होगा। अरे अपने यहाँ तो भारत में तो एक से एक राजमहल है, जिधर जाओ किले और राजमहल देखते ही बनता है। कोई गया भी होगा मैसूर, कोई गया होगा, कोई राजस्थान गया होगा, कोई ग्वालियर, बनारस में भी रामनगर है, पता है कि नहीं किसी को? बहुत सारे लोग बनारस में रहकर भी किला विला नहीं देखते हैं, कभी जाना चाहिए। हालांकि यहाँ का किला उस तरह का गॉर्जियस किला नहीं है जैसा और जगहों में है। उसके कुछ पीछे वजह भी है बहुत सारी। चुनार के फोर्ट में भी आपको जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या है, इतना क्या है, लेकिन हाँ उसका एक ऐतिहासिक महत्व। उन सब चीजों के पास आप जाइए तो इतिहास जो है वो जीवंत होकर सामने आता है। तो कभी कभी उस ऐतिहासिक जगह पर भी जाना चाहिए, बड़ा अच्छा। जाओगे तो वहाँ पे कुछ छोटी छोटी फलक लगे होंगे, उसमें पढ़ोगे क्या हुआ 1800 में, क्या हुआ 1600 में, क्या हुआ, कुछ बातें लिखी होती, होना चाहिए। तो हम बड़े इंटरेस्टेड हो गए। हमने कहा कि हिरोशिमा अगली बार कभी अगर जापान आए तो चलेंगे, इस बार राजा महल देखने चले। तो बोले कि हाँ वही चले। तो कल हम बता रहे थे ना जहाँ शादी का उनका जो मंडप जहाँ होता है, जहाँ पर उनकी शादियाँ अक्सर होती है, सबसे बड़ा स्थान है, पवित्र स्थान, बड़ा ही नहीं पवित्र। तो वो देख के तो हमको बड़ी मतलब निराशा ही हुई एक ओर से कि अगर यहाँ शादियाँ हो तो यहाँ पे तो हम लोग के गरीब लोग भी शादी करने ना आवे, इतना सादा। फिर हम सोचे कि महल तो दूर से दिख रहा था, काले काले रंग का था, देखने में ठीक लग रहा था, अलग अलग ऐसे ऐसे शेप्स थे और सब। तो हमने कहा कि चलते हैं। अंदर जाके जब देखे, सारी चीजें देखे, तब हमको लगा कि ये लोग इतने सीधे साधे क्यों हैं। जब उनका राजा
हम लोग के किसी छोटे मोटे जमींदार से भी ज़्यादा सादगी से रहता रहा होगा, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें वहाँ जो जो देखी, जिस चीज़ों पर वो बैठता था, जहाँ वो करता था, उनके जो कपड़े हैं, सब देख करके लगा कि ये राजा का है, तो फिर आम आदमी क्या करता होगा। सादगी जो हम कई दिन से रटे जा रहे हैं वो दिखने को मिला। ज़्यादा बड़ा नहीं था राजमहल, लेकिन वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध राजमहल है जापान का। इतिहास भी है बहुत सारा, उन्होंने कुछ कुछ बताया भी। हमको जापान के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता नहीं। फिर वहाँ पे कुछ उनके जो धार्मिक स्थल है उनके लिए, धार्मिक स्थल भी इसका भी एक अलग महत्व है। आप जाते हैं तो किसी भी धर्म का हो, जाते हैं तो आपको अच्छा लग सकता है, लगना चाहिए भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ कौन सा धर्म है प्रभावी, बौद्ध धर्म ही है और भी कोई है, हमको इतना जानकारी नहीं था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ 2 धर्म है, एक शिंतो बोल के है, 48% लोग उसको मानते हैं, और लगभग 45-46% बौद्ध है, बुद्धिस्ट। क्योंकि बौद्ध धर्म पहले भारत में तो था ही, आप जानते ही हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचार में था। होते होते यहाँ से श्रीलंका, थाईलैंड होते होते ये सब चाइना होते हुए सब जगह बौद्ध होते हुए जापान तक गया। एक समय में सबसे ज़्यादा फैला हुआ धर्म जो था, इतने सारे देशों में, इतने बड़े इलाके में फैला हुआ था, तो बौद्ध धर्म। बुद्ध की वाणी शांति की, सबसे मिलजुल के रहने की, इन सब चीज़ों को लोगों ने बड़ी सुंदर ढंग से अपनाया था। अशोक के प्रचार करने की वजह से भी था, और कुछ लोगों ने उसको पसंद भी किया। खैर, महात्मा बुद्ध के वजह से इतना सारा कुछ था। तो मालूम चला कि अभी 45-46% वहाँ बौद्ध हैं, बाकी 48% शिंतो। तो शिंतो श्राइन, उनके जो श्राइन है वहाँ पे भी ले जाने वाले थे। तो पता चला कि वहाँ पे श्राइन में कोई अलग से भगवान वगैरह नहीं होते हैं, मंदिर होता है, लेकिन मंदिर के बाहर एक बड़े बड़े घंटे टाइप की, अलग टाइप का घंटा है, उसको ऐसे ऐसे वो करते हैं, और उसके बाद वो एक छोटा सा सिक्का, अधिकतर वो इतने बड़े बड़े नोट नहीं डालते लोग, एक छोटा सा सिक्का, वो शायद उनके यहाँ का 100 येन या 50 येन का होता है, उतना उसको फेंकते हैं उसको, और 2 बार झुक के, उनके यहाँ तो झुकना जानते हैं, हर आदमी ऐसे ही पहले झुकता है पूरा। उनका तो कमर का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, जब देखो तब ऐसे ऐसे, कमर तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल उनका रहता है। तो अच्छा, इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाता है, सबको करना चाहिए। हाथ जोड़ना भी उसमें से एक है, हाथ जोड़ करके भी वो करते हैं, और कमर भी काफ़ी वो करते हैं। तो गए तो पहले उन्होंने बताया यहाँ हाथ धोना है, तो बांस का इतना बड़ा तो गोल सा वो, उसमें ऐसे पानी डालना है, फिर इधर पानी डालना है, हाथ दोनों धो लेना है, और फिर जो जिससे आप पानी डाले हैं उसको भी धोना है। वो धो करके आप अगले के लिए ऐसे रखेंगे, फिर अगला आएगा वो करेगा, ऐसा एक सिस्टम बना। अच्छी बात है, यहाँ भी होता है। बसरे मंदिर में हम लोग जाते हैं तो हाथ धो करके, पैर धो करके, कुछ जगह पे पैर पानी में से चलते हुए जाते हैं, देखा हो ना, पानी जैसा होता है तो पैर धुल जाते हैं, उसमें गंदगी अंदर न जाए, इसलिए सफाई तो जरूरी है ना हर जगह। तो ये सब करके देखे होके तो मालूम चला कि यहाँ प्रकृति की पूजा हो। तो हम लोगों से कहा गया कि आज एक विशेष पूजा आप लोगों के लिए, एक और श्राइन की बात थी, बोले वहाँ पे आप लोगों के लिए एक विशेष पूजा, हमने वहाँ के प्रीस्ट से कहा है, वो आप लोगों के लिए एक विशेष पूजा करेंगे। हाँ ठीक है। तो गए तो पता नहीं क्या क्या सब बोले ओले, उनका मंत्र होगा, उनका सब कुछ होगा, हम लोग चुपचाप खड़े रहे, कोई कुछ हम लोग को बताया नहीं, जैसे ऐसे बोलते थे, यहाँ पे आप ऐसे करिए, वहाँ पे बोले यहाँ झुक जाइए, 2 बार आ झुक गए, यहाँ पे ये बस। फिर एक तो ऐसे सफेद रंग का क्या एक था, उसको लेकर ऐसे हवा जैसा दिया हम लोगों को, तो बताया कि शक्तियाँ जो है वो आपको, अच्छी बात है, सब हो गया, हम लोग चले, अच्छा लगा। उसके बाद ये सब होने के बाद राजा का महल और ये सब दुनिया भर का देखने के बाद हम लोग को लगा कि ये काफी सीधा साधा जगह है, लोग बड़े सादगी पसंद है। हाँ, अभी हम रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो लोग कह सकते हैं कि हम खाली जापान की अब तारीफें करते रहते हैं। हमारे यहाँ का क्या है, एक चीज जो हमको अखरा बहुत, वो ये था कि संगीत संगीत उनका इतना सीधा साधा, बस वही 4-5 स्वरों 6 स्वरों में रहता है। जैसे भोपाली है, सारे गा पा, थोड़ा सा मा गा रे गा गा सा, बस इतने ही में सब सारा गाना हो रहा है।
क्या उनका पॉप होता है, चाहे उनका अपना ट्रेडिशनल है, चाहे उनका डिवोशनल है, चाहे लव सॉन्ग है, जो देखो वही बस खाली यही 5-6 स्वर में घूम रहा है। जब देखो शुद्ध गा, शुद्ध रे, प सा, तो बस ये हमको पता है कि पूरे वर्ल्ड में भोपाली ही है। भोपाली से बढ़कर तो कहीं कोई नहीं। जिधर भी जाओगे तो वो भी तुमको वही मिलेगा, सारे गा पा सा, इसी पर तो सारा संगीत टिका हुआ है। लेकिन इस मामले में हम लोग बहुत धनी हैं। हम लोग का एक छोटा सा, अगर ये हरे राम लागे संग को महीना झूला डारो रे हरे, इसका हारमोनियम में अचानक से बजाने को दे दिया जाए तो आदमी पर्दा खोजता रहेगा। इतना कठिन है, आसान नहीं है। हरे रा 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 गा म प म ग रे रे ऐसा गजब स्वरों के साथ चलता है। हम लोग का लोकगीत, शास्त्रीय संगीत तो बहुत दूर की बात है, लोकगीत तक में इतना ज्यादा स्वरों की वैरायटी है, इतनी खूबसूरती है, तो वहां जाकर के तो लगता है कि हाँ कुछ है, हम लोग गजब है हम लोग। तो जब सुनते उनका गाना, अच्छा वे बच्चे अपने गाने के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है, अपना गाना भी गा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं कौन कौन से क्या शब्द है, क्या है। कई लोगों को देखते हैं कि श्रोता लोग भी इसी में रोए जा रहे हैं, कोई कभी किसी में भबक के रो रहा है, फिर ऐसा। अब उसमें क्या शब्द है, क्या उसका भाव है। कोई एक गाना उन्होंने सुनाया और बताया कि 1970 में ये गाना बहुत लोकप्रिय था, तो 1970 का वो गाना भी ओरिजिनल भी सुनवाया। फिर हम लोगों को वो एक बोर्ड में उसका स्वर सासा रेगा करके लिख दिया, क्योंकि ये लोग तो इंडियन म्यूजिक सीखे हुए हैं, तो SSRG ऐसा करके पूरा उसका स्वर लिपि लिख दिए और सब लोगों से बोले गाइए। हम लोग से ही बोला, हम लोग क्या करते हैं उसमें थोड़ा बहुत गुनगुनाए, शब्द उनके थोड़े हम लोग को तो समझ में आते नहीं है, तो हम लोग को भी समझ में आया कि जब उन लोगों को हिंदी में हम लोग सिखाते तो उनको क्या फेस करना पड़ता होगा, डिफिकल्टी। हाँ, वो हमको बेगोनिया जी है ना, तो हम लोग उनसे कहते थे कि वो कहती थी स्पेनिश सीखिए, आप स्पेन जा रहे हैं तो आपको स्पेनिश आना चाहिए। तो एक आध शब्द बोलते थे, हाँ वो ला स्कोरियल क्या था वो, हम तो आज तक नहीं बोल पाए, ला स्कोरियल। तो हम कहते थे हमसे नहीं हो पा रहा, बोले आप जो है ये शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, यू वांट मी टू सिंग हिंदी सॉन्ग्स। हाँ, आपको आप अपना हिंदी सिखा देते और कहते कि इसको सीख लो, और हम सिखा रहे तो नहीं सीख पा रहे। हमने कहा कि हाँ दिक्कत। तो उनके भी शब्द बहुत हम लोग कठिन नहीं है, लेकिन अब नहीं आते थे तो गाना में तो रोते भी रहते थे, हम उनको बोल के आए। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कंपोजर थे, तो हम उनको थोड़ा बोल के आए। उन्होंने कहा थोड़ा कोमल गा का प्रयोग वगैरह भी करिए। ठीक है, कोमल रे का प्रयोग तो जगह जगह नहीं होता है, और तीव्र मध्यम तक का प्रयोग होता है कि तीव्र मध्यम के साथ कोमल रे, इस तरह कॉम्बिनेशन जल्दी बाहर मिलते हैं। जो आपके यहाँ पे आपको मारवा, पूरिया, पूर्वी थाट, तोड़ी थाट, मारवा थाट, ये सब तो आपको रेयर है, शायद ही कहीं मिले, हमें लगता है कहीं नहीं मिलेगा, हमको तो नहीं मिला। और इसके बारे में जानकार लोग बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा राग या स्वर या ध्वनि जिसे पंचम ना हो, उसको तो भारत के बाहर जल्दी मिलता है। 5वां स्वर जरूर होना चाहिए, सा है तो पा भी जरूर होना चाहिए। हो सकता हो कहीं, हमारी जानकारी में आज तक आया नहीं, इतना घूमे, इतना कम से कम 20 देशों के संगीत के साथ फ्यूजन भी किया है एक जमाने में। बहुत एक समय ऐसा था कि हमारी 10 सीढ़ियाँ निकली थी, अलग अलग देशों के म्यूजिशियंस के साथ फ्यूजन करते हुए। आयरिश म्यूजिशियन, माले एक देश है, माली, वो अफ्रीका में, उसका संगीत बड़ा जोरदार होता है, वो लोग संगीत में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। पेरिस वगैरह में उनके संगीतज्ञ लोग जो है वो वहाँ बहुत रहते हैं, बहुत लोकप्रिय है माले के, तो वो उनके साथ भी बहुत हुआ। बाकी ग्रीस है, टर्की है, आयरिश तो बोला ही मैंने, कई और क्रीट है, और इधर उधर बहुत सारे जगहों का हुआ। लेकिन ये हमको दिखा कि 5 स्वरों के राग, जो सारे गा पा गा सा गा पा गा रे सा, ये और इसी के जो मूर्छनाएं हैं, सारे गा पा गा सा, उसके साथ रे रे गा पा गा सा, रे रे सा गा पा गा रे, सा रे मा पा रे सा रे पा मा रे सा, या फिर गा गा पा रे सा,
गा पा धा सा रे गा रे सा धा पा गा सा गा मा धा नि सा नि धा। ऐसे ऐसे 5 राग निकलते हैं, बहुत हमने क्लास में अक्सर समझाते भी है, जानते भी है। तो इसमें से जो धानी है सा गा मा पा मा गा सा ने पा ने सा गा मा पा मा गा सा, ये बड़े अलग अलग देशों में खूब मिलता है। और दूसरा भोपाली मिलता है, दुर्गा भी हर जगह कई जगह देखा गया मिल जाता है। और ये जो माले के म्यूजिशियंस का बताया, इनके यहाँ मेघ जो चौथा है वो मिल जाता है। जो 5वां मूर्छना है मालकोस, वो कहीं नहीं मिला उनको। और हम उनको बताते रह गए, कहीं कहीं पर हमने उनको ये कहा कि इसको भी करिए, आपका सेम है भाई, उसी में से निकल रहा है, लेकिन वो उनके नहीं समझ में, क्योंकि उनको सा के बाद प जरूर चाहिए। और हमारे यहाँ प गायब ऐसे पता नहीं कितने राग हैं, पता नहीं कितने राग है जिसमें लोग मध्यम में तानपुरा मिलाते, प नहीं। एक बात, दूसरी बात है हमारे यहाँ ऐसे कई और राग है जिसमें चौथा स्वर भी नहीं है। चौथा स्वर कौन सा हुआ? म है, लेकिन तीव्र मध्यम। तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें तीव्र मध्यम हो, प भी ना हो, तो मुझे लगता नहीं कि लोगों ने कभी कल्पना भी की होगी, जो भारतीय संगीत की। अजब, सोच नहीं सकते। और ये संगीत जब आप वहां पे, मैंने थोड़ी गाए थे एक बार, क्यों गए? हाँ, हम कौन सा हमारा वहां पे एक होता है कि कौन सा राग सेलेक्ट किया जाए गाने के लिए। उन लोग क्या सोचते हैं कि इनको जो राग पसंद होता है या जो परिचित है वो गा दे, इसलिए लोग ज्यादातर भोपाली जैसा कोई राग सेलेक्ट करते हैं, यमन जैसा करते हैं, और किरवानी जैसा करते हैं। किरवानी बहुत मिलता है, अक्सर देखेंगे विदेश में जाते हैं लोग सितार बजाने किरवानी बजाते हैं, तो उनको लगता है यही ठीक है। लेकिन हमने उनके साइकोलॉजी को देखा, भाई उनके यहाँ जो खाना मिलता है, आप सूशी बना के, जापानी सूशी बना के यहाँ पे आप खिला दोगे तो कितना भी बना दोगे सूशी ही रहेगा। लेकिन आप उनको बाटी चोखा खिलाओगे तब लोग बोलेंगे कि हाँ आज कुछ अलग सा खाए हैं, एग्जॉटिक। ये फीलिंग कैसे आनी चाहिए? तो हम लोग तय किए थे, वो हम लोग से कह भी रहे थे कि क्या राग गाएंगे, क्या। हमने कहा हमारे राग तय नहीं रहता है, जिस दिन हम प्रोग्राम करते हैं तब तक तो हमें पता ही नहीं रहता है, हम आपको पहले से क्या बताएंगे। हमने मना कर दिया, तो बोले हाँ ओके कोई बात नहीं, वर्कशॉप में आप हमारे बताए हुए रागों को सिखाइएगा, क्योंकि हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो भीम पलासी, मेघ, भोपाली ये सब होता था। गाने में आप चाहे कुछ हो गए, तो हम लोग उसी समय तय करते थे। अब रागिनी बजे तोड़ी, अब तोड़ी तो उनके लिए दिक्कत है एकदम। उनके लिए उन्होंने अभी उन लोगों को बहुत ही कई 100 साल जाने के बाद, विकास करने के बाद कभी तोड़ी तक पहुंचे थे, जहाँ हम बहुत पहले से तोड़ के रखे हुए। तो तोड़ी वोड़ी हम लोग के यहाँ पे बहुत आराम से गाए जाते हैं, यहाँ तक कि सिनेमा के गाने तक तोड़ी का प्रयोग हुआ है, गजल में प्रयोग हुआ है। मत समझिएगा कि शास्त्रीय संगीत का कठिन राग है तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ी में इंसान बनो, ये सब बैजू बावरा 1952 में बनाया गया है, बड़े लोकप्रिय गाने थे। कभी मन करे तो सुनना, नौशाद की म्यूजिक में है। तो उनको हमने यही सब कहा कि थोड़ा आप लोग भी जब सीख लिए हैं तो कुछ अपने गाने में प्रयोग करिए, कुछ नया करिए। तब उनकी अगर हिम्मत होगी तो करेंगे, हम अपनी ओर से उनको कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेघ जैसे रागों को ये सब में विलंबित तक सीखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि हम लोग का विलंबित वहां तक पहुंच चुका है। हम लोग का विलंबित पहुंच गया, हम लोगों का छोटा ख्याल पहुंच गया, और तान सरगम अच्छे से गा रहे हैं। हमारी सिखाए हुए सावन की घटा जो है ना, वहाँ पे कम से कम 100 लोग तो कम से कम जान गए होंगे। जो देखो वही गाता, सावन की घटा छाई। ये तो इतना लोकप्रिय हो गया कि हमने फिर उसके बाद हम लोग तो हमेशा वही गुनगुना ही रहे थे। तो बाहर एक जगह गए, बड़ी शांति और बादल दम और हरियाली थी, तो रागिनी ने उसमें उसको हम गा रहे थे, तो रागिनी को डांस करने का सूझा। हमने कहा वीडियो बनाते हो, बोले नहीं 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 नहीं, अरे करो ना, अच्छा ही लगेगा। तो हम वीडियो बना के डाल भी दिया, मिला देखा किसी किसी ने। हाँ ये बात। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से हमारे संगीत की जो खूबी है वो ये लोग अपनाएं।
रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता को लेकर के वो गा रहे थे, लेकिन फिर दिक्कत वही थी। खुश तो बहुत थे सब, इतने भावुक होकर के सुन रहे थे, रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे, वो सब तो ठीक था, लेकिन स्वर वही। तो हमने उनको एक दो रविंद्र संगीत भी जो मुझे आता है मैंने सुनाया उनको कि ये उनका ओरिजिनल सॉन्ग है। इतना खुश हुए लोग, इतना खुश हुए। हमने एक आध का थोड़ा मीनिंग भी बताने की कोशिश की। यही लोभिनु संगो तब सुंदर है सुंदर, ये सुना करके उसके बाद उसका थोड़ा मीनिंग वगैरह बताने की कोशिश किया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। और उसको वो अब उम्मीद करते कि उनको टैगोर से गाने में उनको और रस आएगा, थोड़ा और अच्छे से करेंगे। तो हम लोग आशान्वित हैं कि हमारे संगीत की अच्छी बातें भी वहाँ तक जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, अब थोड़ा गाने लगते हैं। वैसे गाना बहुत सुन चुके, क्या करोगे ज़्यादा सुन के? स्टोरी खत्म, चल दी? नहीं है। अच्छा है। अब गाना सुनो। गाना भी सुनना रहता है, कहीं एक दिन कहीं की स्टोरी जो ज्यादा हुई तो गाना कम हो गया। हाँ, एक राग है जो तुम लोगों के लिए बहुत सरल है, लेकिन गाने वाले के लिए बहुत कठिन होता है। सबसे सरल मानते लोग, स्टूडेंट लोग, और जो गाता है ना उसकी हालत खराब रहती है। यमन ऐसे तो हमारी